अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक पुराने टॉपिक के साथ। तो पुराना टॉपिक इसलिए कि इस टॉपिक के ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं और जैसे-जैसे टाइम गुजरता रहता है, इसके अंदर नई जिद्दत आती रहती है, नई अपग्रेडेशंस आती रहती है, तो इस वजह से उसके ऊपर जो है ना नई वीडियो कुछ टाइम बाद आनी पड़ती है। तो टॉपिक है जी जो मेरा सबसे मशहूर टॉपिक है, हाउ टू बिकम फाइलर इन पाकिस्तान। तो उसके लिए जी बगैर किसी तमहीद बांधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपने जाना है जी फाइलर होने के लिए ये वेबसाइट है irs.fbr.gov.pk। तो इसका इंटरफेस जो है ना वो अब पहले से ज़रा बदल चुका है। पहले कुछ और तरह का था, ये नया वर्जन आ गया आयरस का 2.0, 2.0 भी लोग कहते हैं, 2.0 भी कहते हैं। तो जो आप चाहे इसको मुखातब कर सकते हैं। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना वो चीज़ें यहाँ ले आए हैं। मुख्तलिफ किस्म की ई पेमेंट भी यहाँ डायरेक्ट लिंक कर दी है। एक्टिव टैक्स पे लिस्ट आपने चेक करना है वो भी इन्होंने यहाँ कर दिया है। मालूमात वाला भी कर दिया यहाँ लिंक, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने यहाँ अवेलेबल कर दिए हैं। ये इंटरफेस अब कुछ इस तरह का नज़र आता है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए इस इंटरफेस को देख के। चीज़ें बस समझने में थोड़ा सा टाइम लोगों को लग रहा है, अदरवाइज चीज़ें वहाँ की वहाँ ही पड़ी हुई है, वैसे ही हैं, बस इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट करती है। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने जो है ना वो यहाँ इस जगह क्लिक करना, न्यू रजिस्ट्रेशन जब आपने अपनी करनी है तो इस जगह क्लिक करना है। और उसके बाद पहले तो ये उसी विंडो के ऊपर पॉपअप आ जाता था, लेकिन अभी एक दूसरी जो है ना वो विंडो के अंदर ये खुल जाता है। और उसके बाद यहाँ आपने अपना CNC नंबर पुट करना है जो भी आपका है। CNC नंबर पुट करने के बाद आपने फिर अपना प्रेफिक्स सेलेक्ट करना है कि आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं, मिस हैं, डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो इन्होंने ऐसे लगाया हुआ है मोस्टली जो है ना, अगर मेल है तो मिस्टर, अगर फीमेल शादीशुदा है तो मिसेज, और फीमेल गैर शादीशुदा है तो वो मिस वाला सेलेक्ट करेगी। तो ये मेल है जिसका मैं डाल रहा हूँ मिस्टर, और ये इनका नाम है। अब नाम के बारे से भी लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं जी। ये 3 नाम शो हो रहे हैं कि अगर किसी का मोहम्मद अकरम नाम है तो फर्स्ट नेम में अपना मोहम्मद लिख देगा और लास्ट नेम में अकरम लिख देगा। लेकिन अगर किसी का नाम है मोहम्मद अकरम, या कह लें कि जी अब्दुलरहमान। अच्छा, अब्दुलरहमान के अंदर अब इंग्लिश में इसको लिखें ना आप, तो अब्दुल और उसके बाद UR और फिर रहमान, इस तरह से आता है। तो ये 3 नाम हो गए हैं, ठीक है। या इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लें कि जी हाफिज़ मोहम्मद अकरम कह लें, तो हाफिज़ उसका जो है ना वो फर्स्ट नेम में आ जाएगा और मोहम्मद सेकंड नेम में आ जाएगा, और जो है ना वो अकरम जो है ना वो लास्ट नेम में आ जाएगा। लेकिन अगर इसका सिंगल नेम है, फीमेल है, उसका नाम है जी खाली अतिया, ठीक है। तो इस सिंगल नेम जो है ना वो सिर्फ फर्स्ट नेम में आएगा और लास्ट नेम में आप एक डॉट डाल देंगे। रिपीट नहीं करना नाम को, ना उसके वालिद का ना उसके हस्बैंड का नाम लिखना है, यहाँ आप डॉट डाल देंगे। तो ये इसका हल होता है। फिर जी ये कंपनी आपने जो आपकी कंपनी को वो आपने सेलेक्ट कर ली है, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर जो नंबर है बंदे का कंसर्न नंबर, वो आपने डालना है, और उसके बाद ईमेल डालना है आपने। ये डालने के बाद आपने आ जाना है जी, ये सिलेक्ट करनी है अपनी। ये सारा जो है ना फॉर्मेलिटी होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हमारा तो घर अपना नहीं है, किराए का है, तो कोई चीज़ इस चीज़ से गर्ज नहीं है, ये फॉर्मेलिटी होती है। तो यहाँ आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। मोस्टली लोग ज़्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ही रहते हैं, और यहाँ से आपने हाउस सेलेक्ट करना। अगर आपका फ्लैट या कुछ और तरह का है तो आपने वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों के घर ही होते हैं। तो हाउस सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मेजरमेंट यूनिट आपका जो घर है जिस तरह का आपका स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड में है, स्क्वायर फुट में है, कनाल में है, मरला में है। तो अगर कंफ्यूज है इस हवाले से तो आप मरला में सेलेक्ट कर सकते हैं। और मरला के बाद आप अपने घर जितने मरले का आपका घर है वो आपने डालना है। और अगर इनके से किसी की रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पता है कि जी नॉर्मल तो जो बंदा ज़्यादा अपनी रजिस्ट्रेशन खुद ही कर रहा होता है ना, उसको पता है मैं कितने मरले के घर में रहता हूँ। तो यहाँ आपने अपना कर लेना है। जिसका मैं कर रहा हूँ उसका 5 मरले का जो है ना वो घर है। और उसके बाद जी ये उसका एड्रेस आपने डालना है। ID कार्ड के ऊपर एड्रेस काफ़ी लंबा लिखा होता है, तो वो 3 हिस्सों में ब्रेक करके आपने डालना है, यूनिट नंबर, कम्प्लेक्स और एरिया लोकेलिटी में। तो यहाँ मैं जो है ना एड्रेस साहिब का डाल रहा हूँ। ये एड्रेस मैंने डाल के उसके बाद ये सिटी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अक्सर लोग मोबाइल से ही काम करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल से ये सिटी सिलेक्ट नहीं होता। तो मैं पहले बता दूं कि मोबाइल से ये काम नहीं होता, ये कंप्यूटर या लैपटॉप आपको इसके लिए चाहिए होगा। तो यहाँ आपने अपना सिटी लिखना है, तो सिटी आपको सामने नीचे शो हो जाएगा, और वहाँ सामने से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है इस बटन से। और करने के बाद फिर अगर आपका घर जो है ना वो किराए का है, तो फिर तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और अगर आपका घर अपना भी नहीं है, आपके भाई का है, आपके वालिद का है, वालदा का है, आप बस घर में रह रहे हैं, तो फिर आपने उसको ऑनर ही सिलेक्ट करना है कि आप घर के ऑनर ही हैं।
और आपको तो नहीं इज़हार अभी वो आपके नाम पे नहीं हुआ, तो आप यहाँ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप में 1 भी कर सकते हैं। वो करने के बाद एक कैप्चा कोड नज़र आ रहा है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि एल है या आई है, तो अगर कंफ्यूज आप होते हैं तो आप यहाँ इस जगह क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको कैप्चा रोटेट करके दूसरा कैप्चा दे देगा। ये देखिए अब मुझे समझ आ रहा है कि क्या है, OQPX। तो ये कैप्चा कोड मैंने पुट कर दिया यहाँ, और उसके बाद यहाँ से मैं सबमिट करूँगा तो उस बंदे के नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर कोड चला जाएगा। तो ये कोड उस बंदे के नंबर के ऊपर चला गया जी, और उसके ईमेल के ऊपर भी कोड हमने देखना है। तो उसके ईमेल के ऊपर भी कोड जा चुका है, और वो कोड भी मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये कोड जब आपने डाल लेने हैं तो उसके बाद आपने यहाँ से सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक। अक्सर लोगों का कोड नहीं जाते, तो ये नीचे लिखा हुआ है, इफ SMS इज नॉट रिसीव्ड विद इन 1 मिनट टाइप MSG एंड सेंड अ मैसेज टू 9966। मतलब अपने जाएं, इसमें मोबाइल में जाएं और आपने मैसेज लिखना है, मैसेज का तो लिखना है MSG और भेज देना है 9966 के ऊपर, तो आपको मैसेज अगर फिर भी नहीं आता तो फिर ये रीसेंट बटन पे आप दबा सकते हैं। फिर भी नहीं आता, फिर कुछ देर वेट कर लें और वो घंटे 2 बार ट्राई करिए। अक्सर वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा होता है, तो ये मसला हल हो जाता है। तो करने के बाद आपने जब कोड आ चुके हो तो फिर आपने इसको सबमिट कर देना। तो जी अब जो है ना बंदे के नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर जो है ना वो पासवर्ड भी और आईडी भी, मतलब उसका आईडी पासवर्ड नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर आ चुका है। तो वो आपने अपने पास सेव कर लेना, और उसके बाद आपने वापस इसी विंडो में आ जाना जहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया था। अब यहाँ आपने बंदे का आईडी कार्ड का नंबर डालना, यहाँ उसका पासवर्ड डालना जो कि अभी अभी बंदे के ईमेल और फ़ोन नंबर के ऊपर आया। जैसे ये आईडी और पासवर्ड आपने डालना, और डालने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले तो इंटरफेस कुछ और तरह का आता था, अब इंटरफेस कुछ इस तरह का आता है। तो देख के परेशान नहीं होना, चीज़ें तकरीबन जो है ना वो उसी तरह की हैं, बस उनकी प्लेसमेंट और उनकी शक्ल सूरत जो है ना FBI ने डिफरेंट कर दी है। तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपने फाइल करनी है, तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर आपने कुछ मैनेजमेंट करनी है। जैसे वो पहले माई प्रोफाइल लंबी सी रो होती थी, वो यहाँ से होती है, ये माई प्रोफाइल के अंदर आप जा सकते हैं। FBI मालूमात अब यहाँ पड़ा हुआ है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट और ई पेमेंट्स क्रिएट करनी है आपने, मुझे चालान क्रिएट करना है, वो यहाँ भी सहूलत दे दी इन्होंने IRS के अंदर ही। तो बाकी ये जो आपका वो होता था लेफ्ट साइड पे ड्राफ्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, कंप्लीटेड टास्क, वो आपको सामने देखिए यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसमें को देख के कोई परेशान नहीं होना, सारा इंटरफेस जो है ना वो समझ लें। और वो जो आपने अगर करना है इसके लॉग आउट करना है तो वो यहाँ है, और उसके बाद मजीद कुछ चीज़ें यहाँ भी पड़ी हुई हैं। प्रोफाइल आपने उसमें प्रोफाइल की ऑप्शन यहाँ भी दी हुई है, पासवर्ड चेंज करना है, पिन चेंज करना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो चीज़ें बस आगे पीछे ज़रा सी उनकी प्लेसमेंट हुई है, बाकी सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही है। बाकी वो जो रजिस्ट्रेशन डेक्लेरेशन वो सारा कुछ देखें ऊपर वैसे का वैसे नज़र आ रहा है। तो डेक्लेरेशन में आपने जाना है सीधा, और डेक्लेरेशन में आने के बाद अब यहाँ से कौन सी रिटर्न आपने फाइल करनी है, इसमें आ जाना आपने रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है अपना, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कौन सी रिटर्न आना है, ये जो सेकंड कॉलम है ना ये वाला, इसके अंदर ये जो नॉर्मल रिटर्न है इंडिविजुअल AOP COY का मतलब कंपनी। ठीक है, तो ये जो रिटर्न है ना आपने यहाँ से फाइल करनी है किसी भी बंदे की। वैसे काफ़ी सारी ऑप्शन है, लेकिन इसमें अगर बंदा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उसका पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो वो ये वाली करेगा। और इसके अंदर और भी कई ऑप्शन है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो नॉर्मल रिटर्न है सबसे आसान है। और एक बंदा, एक हाउसवाइफ है, एक स्टूडेंट है, एक इंडिविजुअल बंदा, एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, फ्रीलांसर है, इवन के नॉन रेजिडेंट भी है, तो उसके अंदर भी ये तमाम कंप्रीहेंसिव किस्म की ये रिटर्न होती है। और इसके अंदर एक ऑप्शन होती है जहां आप अपना स्टेटस, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट के टॉपिक पर मेरी अलग सी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आज जो है ना वो एक नॉर्मल रिटर्न फाइल करने का तरीका बताऊंगा। एक आम बंदा जो फाइल, इसमें सैलरीड पर्सन, बिजनेस पर्सन और एक हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट, तमाम लोग कवर हो जाएंगे। तो इस रिटर्न के ऊपर आपने क्लिक करना है, नॉर्मल रिटर्न के ऊपर, और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है पीरियड अपना लिखे। तो मैंने इसकी रिटर्न जो फाइल करनी है वो 2022 की करनी है, तो मुझे कह रहा है कि ये वाला पीरियड है, तो बिल्कुल जी यही पीरियड है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, वो कंटिन्यू की ऑप्शन मुझे दे रहा है, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिटर्न मेरे सामने उस मुतल्लिका ईयर की खुल जाएगी। अब देखें चीज़ें सारी वही सेम की सेम है। इस लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल एसेट, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, टैक्स चार्जेबल, वेल्थ स्टेटमेंट, सब चीज़ें सेम है। ये बाकी ऑप्शन भी सारी सेम है, बस क्या उन्होंने इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर आपने एक स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, आपने अपनी जीरो की रिटर्न जमा करवानी है, नील की,
ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मैं इसकी जीरो की करवा सकता हूँ, तो जीरो आपने अपने रिस्क के ऊपर करवानी है। अगर वाकई उस बंदे की जीरो की रिटर्न बनती है तो ही आपने जीरो करवानी है। अगर उसकी जीरो की नहीं बनती तो एफबीआर आपको एक अनडिक्लेयर्ड एसेट का नोटिस इशू कर देगा कि आपके नाम पे ये कुछ प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, बाइक, गाड़ी ये हमारे इलम में है कि ये आपके नाम पे है और आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको जुर्माना अलहदा से करेगा और टैक्स अलहदा से लगाएगा। तो जीरो की बस वही कर सकता है जिसकी वाकई जीरो की बनती है, वो जीरो की कर सकता है। तो अब किसी को जीरो की करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? अगर बंदे के नाम पे कुछ है ही नहीं तो वो फाइलर क्यों बनता है? लेकिन अगर इन केस उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज उसका घर वाला लगवाना चाह रहा है, तो फिर उसको फाइलर अगर हो जाए टैक्स कम पड़ेगा। तो उस सूरत में अगर वो रिटर्न अपनी फाइल करता है तो वो जीरो की रिटर्न फाइल कर सकता है। तो लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसके ऊपर वाकई जीरो की एप्लीकेबल है। अगर नहीं है तो फिर ये आप गलत करेंगे अगर आप जीरो की फाइल करेंगे। तो मतलब अगर किसी ने जीरो की रिटर्न फाइल करनी है, कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, यहाँ में एक और चीज़ आ जाती है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम पे बैंक अकाउंट है और उसके अंदर पैसे भी पड़े हुए हैं, तो उनकी रिटर्न जीरो फाइल नहीं होगी। वो अपना प्रॉपर बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और वो बैंक अकाउंट कहाँ ऐड होता है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वो अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, अगर उनके नाम पे कोई बाइक लगाई हुई तो वो भी ऐड करेंगे, तो फिर स्टूडेंट वाली कैटेगरी से निकल जाते हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उनके नाम पे बाइक है, उनके नाम पे बैंक अकाउंट है, उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, तो उनको चीज़ों को तमाम बाकायदा तरीके से वो डिक्लेयर करेंगे। एक हाउस वाइफ भी है, अगर उसके नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी है और उसके नाम पे कोई मतलब बैंक अकाउंट है, तो वो भी फिर हाउसवाइफ की कैटेगरी तो है, मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन वो जो चीज़ें उसके नाम पे आई हुई हैं वो बकायदा उसको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। तो वो कैसी होती है वो इंशाल्लाह मैं आपको अभी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। तो अब अगर किसी की जीरो की रिटर्न फाइल करनी है तो आपने सीधा कहाँ आ जाना है जी, यहाँ इनकम के अंदर कुछ कहीं भी पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ जाना है। और वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आपने ये पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है, और पर्सनल एक्सपेंसेस में यहाँ आपने किसी भी एक जगह जीरो पुट कर देना, किसी भी जगह, जरूरी नहीं कि किसी, लेकिन पुट करना लाजमी है। ये जीरो पुट करते हैं किसी भी एक जगह और ये आपने कैलकुलेट का बटन 2 दफ़ा दबाना है। अच्छा जी, ये करने के बाद फिर आपने आ जाना है अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर, और पर्सनल एसेट्स के अंदर भी आप किसी भी एक जगह जीरो डाल देंगे। आप जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो ये जीरो डाल देना और डालने के बाद आपने ये कैलकुलेट का बटन दबा देना है। ये देखिए अब जीरो नीचे आ गया। अब पहले 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाते थे, अब नए इंटरफेस में एक दफ़ा कैलकुलेट ही एनफ है। फिर रिकंसिलेशन की ऑप्शन में आ जाना है, ये आपने रिकंसिलेशन वाली ऑप्शन में, और यहाँ ये जो नेट टेस्ट प्रीवियस ईयर नजर आ रहा है ना, ये वाला कोड 703002, इस जगह आपने जीरो पुट करना है। ये जीरो पुट करने के बाद आपने फिर कैलकुलेट का बटन दबा देना है। ये अब मेरा डाटा जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो अब आप डायरेक्ट जो है ना अपनी इस रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तो हो गया एक जीरो की रिटर्न फाइल करने का तरीका। अब अगर इन केस किसी की प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल करनी है आपने, तो मैं अब सैलरीड पर्सन के ऊपर आता हूँ। सैलरीड पर्सन की ये एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन है और इसके अंदर सब ऑप्शन है ये सैलरी की। तो अब इसके अंदर देखें, ये सैलरी वाले ऑप्शन जहाँ आपने सैलरी डालनी होती है, कई लोग यहाँ डाल रहे होते हैं, तो यहाँ आप जो चीज़ें यहाँ डालते हैं ना वो ऐड होकर टोटल यहाँ ऊपर आती है। तो सैलरी की ऑप्शन आपने हमेशा ये जो कोड ना 1009 इसके ऊपर डालनी होती है। तो अब अगर किसी की सैलरी है, मिसाल के तौर पर सैलरी आज की डेट में 6 लाख तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 6 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। तो अब मैं कहता हूँ जी इस बंदे की 4,80,000 सैलरी है, तो ये डालने के बाद मैं यहाँ कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा, इस सिस्टम इसको कैलकुलेट कर रहा है और ये यहाँ ऊपर ले आएगा इसको, ठीक है। तो ये सैलरी इसकी मैंने डाल दी। अब उसके बाद आपने डायरेक्ट नीचे आ जाना है इसके अंदर। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अगर 4,80,000 सैलरी डाली तो इसको मतलब 6 लाख से कम है, ये सालाना की बात कर रहा हूँ। कई लोग इसको कन्फ्यूज करते हैं मंथली के साथ। तो यहाँ जो इनकम डालनी थी वो सालाना इनकम होती है आपकी। अच्छा, तो अब ये टैक्स चार्जेबल के अंदर आके आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा कोई टैक्स तो सिस्टम ने बनाया नहीं इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं 4,80,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है आपका, ये एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आपका टैक्स आता है, तो यहाँ कोई टैक्स नज़र नहीं आ रहा। तो अब अगर इनकेस ये सैलरी आप बढ़ा के कर देते हैं जी, मैं इसको कर देता हूँ बढ़ा के, मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ जी 6,80,000, 6 लाख से ऊपर मैं डाल रहा हूँ इसको, ये 6,90,000 डाल दी थी मैंने, फिर ये डाली। अब इसको मैं वही टैक्स चार्जेबल के अंदर आऊँगा और टैक्स चार्जेबल में आने के बाद ये यहाँ मैं चेक करूँगा कंप्यूटेशन के अंदर। तो अब नीचे मैं आगे टैक्स की अमाउंट देखूंगा तो ये देखें ये एडमिटेड इनकम टैक्स, कि इतना टैक्स आपने एडमिट कर लिया है कि आपका ये टैक्स बनता है, ठीक है। तो ये अगर आपका बनता है तो इसके लिए बकायदा आपको जो है ना वो चालान जनरेट करना पड़ेगा और ये वो चालान आपको पे करना पड़ेगा एडमिटेड इनकम टैक्स का। वो यहाँ भी ऑप्शन दे रहा है कि अपनी प्रीपेयर PSID,
तो इसके ऊपर क्लिक करें। अब उन्होंने ये सामने ऑप्शन दे दिया, ले जी वो कह रहा है कि पहले सेव करें अपना डाटा। सेव करने की ऑप्शन कहाँ है जी, ये सेव करने की ऑप्शन है। ये रिटर्न मेरी सेव हो रही है और अब वो जो BSID जनरेट करने की ऑप्शन जो सामने दे रहा है, पहले तो नहीं थी, अभी इन्होंने दी हुई है। तो अब इससे देखें कि इससे कुछ सिलसिला होता है नया। अब देखिए ये कितना इन्होंने आसान कर दिया सिस्टम को कि डायरेक्ट आपने ये जो अमाउंट, मतलब देखें बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम हो गया है कि जो चालान आपकी अमाउंट सामने नज़र आ रही है उसके ऊपर आपने डायरेक्ट ये जनरेट BSID के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी एक BSID जो है ना वो जनरेट हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है ना अभी कुछ जो है ना वो कमियां हैं सिस्टम के अंदर। वो कह रहा है कि बिल हैज़ नॉट बीन जनरेटेड, तो वो आपको लहदा दूसरी वेबसाइट से ऊपर जाके ही जो है ना वो E.FVR वाली जो वेबसाइट है ना वहाँ से करना पड़ेगा। देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था कि ये जनरेट कर देगा सिस्टम, लेकिन यहाँ से आके आपने इनकम टैक्स ये E.FVR की वेबसाइट के ऊपर आना है, ई पेमेंट्स में जाना है, इनकम टैक्स में जाना है, और उसके बाद आपने ये वेबसाइट कौन सी थी मैं दोबारा जरा बता देता हूँ। ये वेबसाइट का नाम है E.FVR.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आना है आपने और यहाँ आपने आके ये ई पेमेंट्स में आना है, इनकम टैक्स में आना है, और इनकम टैक्स में आके आपने यहाँ से अपना CNC सेलेक्ट करके यहाँ CNC नंबर पुट करना है, और पुट करने के बाद यहाँ से अपने अपना पीरियड सेलेक्ट करना है 2022 2023 जो भी, और उसके बाद आपने यहाँ से ये एडमिटेड इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है, और फिर एडमिटेड इनकम टैक्स सेलेक्ट करके अपना चालान क्रिएट कर लेना है, और चालान क्रिएट करने के बाद आपने उसको पे करना है, और पे करने के बाद आपने वापस अपने इसी डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है। और यहाँ से आगे आप देखेंगे तो कुछ चंद मतलब 1-2 घंटों के बाद आपको वो चालान यहाँ पे हुआ नजर आएगा, और उससे क्या होगा कि आपका जो है ना ये टैक्स की लायबिलिटी एडमिटेड से निकल के पेड टैक्स में आ जाएगी, तो फिर आपकी टैक्स रिटर्न जमा हो सकती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन मेरा ख्याल अभी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम नहीं हुआ। जब यहाँ से PSID जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो ये काम समझने बड़ा आसान मजीद हो जाएगा। तो ट्राई किया मैंने भी, क्योंकि मैंने भी इसके अंदर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा हूँ ये वाली। तो ये है कि ये है उस बंदे के लिए जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। तो अब मैं टैक्स वाली नहीं डालनी, मैंने इसकी इनकम जो है ना वो कम ही डालता हूँ इसको आसान करने के लिए। तो ये मैं उसकी बता रहा हूँ जिस बंदे की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो सैलरी के ऊपर मैं इंशाल्लाह कंप्रिहेंसिव तरीके से एक बाद में भी मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो ये 4,80,000 मैंने इसकी सैलरी डाली, और अब आप टैक्स चार्जेबल में आकर देखेंगे तो आपको कोई टैक्स की अमाउंट नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसकी जितनी मैंने इनकम डाली है इतनी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जो टैक्स चार्जेबल में लिमिटेड में देखें, पहले यहाँ आपको 4500 नज़र आ रहा था, अब कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट मैं वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना, मतलब सैलरी की इनकम डालने के बाद डायरेक्ट मैंने कहाँ आ जाना है, ये वेल्थ स्टेटमेंट में तीसरे नंबर पर ऑप्शन है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट, यहाँ आ जाना है। और यहाँ आने के बाद ये जो मेरी इनकम है, ये देखें ये इनकम कौन सी है, ये इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फाता है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो यहाँ मैंने आके अपनी वो जो 4,80,000 इनकम है वो डाल देनी है, और डालने के बाद मैंने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने ये पर्सनल एसेट्स में आना है, और अगर उस बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, देखें अगर उसके नाम पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ से ऐड करेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ से ऐड करेगा, उसका कोई बिजनेस कैपिटल आ रहा है, सैलरीड पर्सन है, उसमें बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होता। और अगर उसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है तो वैसे ऐड होगा। अब प्रॉपर्टी कैसे ऐड होती है आपको बता रही है, प्लस का साइन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा। इसमें वो कह रहा है कि आप अपना ऐड करें एड्रेस, तो जो भी आपने एड्रेस है वो यहाँ ऐड करना है, और उसके बाद आपने उसके मजीद जो डिटेल है कि बताएगा प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है कमर्शियल है, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे मैं कहता हूँ कि जौहर टाउन लाहौर। अब वो कह रहा है कि मजीद बताएं प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है कमर्शियल है, वो हाउस है फ्लैट है प्लॉट है क्या चीज़ है, वो एरिया कितना है, और सिटी कौन सा है। तो मैं कहता हूँ जी ये प्रॉपर्टी जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये रेजिडेंशियल है, और ये एक प्लॉट है, और ये 5 मरला का है जो इसके नाम पे है, और सिटी में ऊपर भी बता चुका हूँ, लेकिन नीचे में चले फिर बता रहा हूँ। करने के बाद मैंने यहाँ से कर देना है सबमिट। इस सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अब मुझे कह रहा है कि इसकी अमाउंट डालेंगे कितनी अमाउंट में आपने खरीदी थी। तो मैं कहता हूँ कि ये मैंने जो है ना वो 20 लाख में खरीदी थी मिसाल के तौर पर। 20 लाख लिख के आपने यहाँ से कैलकुलेट का बटन दबा देना, तो इस सिस्टम इसको ऐड कर लेगा। ये देखें ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अब अगर किसी का कोई मतलब है इक्विपमेंट है नॉन बिजनेस है एनिमल नॉन बिजनेस तो यहाँ डाल सकता है,
अगर उसकी कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, किसी का बैंक अकाउंट है, तो वो यहाँ ऐड होता है। ये अकाउंट एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, इंश्योरेंस पॉलिसी भी इवन इसके अंदर होती है। तो मल्टीपल ऑप्शन है इसके अंदर। देखें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, वो भी यहाँ ही ऐड होती है। तो ये इसके सामने अगर बैंक अकाउंट किसी का है तो यहाँ ऐड करना है आपने। तो ये प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ उस बंदे का IBN या IBFT नंबर जो है वो डालना है, और वो आप यहाँ डालने के बाद यहाँ नीचे आएंगे। तो नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक अकाउंट है, बॉन्ड है, सर्टिफिकेट क्या है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि अकाउंट करंट है, ये सेविंग है, और बैंक कौन सा है। तो ये आपने बताना है कि ये अकाउंट है और ये करंट अकाउंट है। जो भी आपका करंट है, ये सेविंग है, तो आपने वो डालना है यहाँ। और उसके बाद बैंक कौन सा बैंक है, तो HPL है। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद अब वो कह रहा है कि इस एक बैंक अकाउंट में 30/6 के ऊपर आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े होते हैं। 30 से जिस साल की रिटर्न फाइल करें उस साल का 30/6 का बैलेंस डालना है आपने। जैसे कि 2022 की रिटर्न है तो 30/6/22 का बैलेंस डालना है। मैं कहता हूँ जिसमें 1,25,600 अमाउंट पड़ी हुई थी। ठीक है जी, तो ये डालने के बाद आपने कैलकुलेट कर देगा, दोबारा दबा लेना बटन। और अगर आपने देखे इसमें मजीद ऑप्शन है, अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, टेट वगैरह किसी को दिया हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। आपकी कोई मोटर व्हीकल वगैरह ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ आपने इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है और मोटर व्हीकल का नंबर यहाँ डालना है, और उसके बाद उसका डालना है कि जो प्राइवेट है, कमर्शियल है, उसका मेक मतलब कंपनी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, और इंजन कैपेसिटी कौन सी है। तमाम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट करेंगे, और उसके बाद सिस्टम आपको यहाँ उसकी वैल्यू डालने की ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ आपने इतनी प्राइस में मैंने वो खरीदी थी। फिर आपके पास कोई हाउस होल्ड इफेक्ट है, घर की आइटम्स, वो आप डाल सकते हैं। पर्सनल आइटम, मोबाइल फ़ोन, आपकी घड़ी, आपकी रिंग, ये तमाम चीज़ें पर्सनल आइटम के अंदर आती हैं। आपका लैपटॉप भी तकरीबन पर्सनल आइटम में आता है। कैश इन हैंड आपके पास, तो कैश इन हैंड भी आप डाल सकते हैं कि इतना मेरे पास जो है ना पैसे कैश इन हैंड में भी पड़े हुए थे इस साल में। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब देखें इसके एसेट कितने हो गए, 26,50,000 के इस बंदे के। तो अब ये जो मैंने चीज़ें डाली, मैंने फर्जी डाली हैं, तो मैं इनको अच्छा इनको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद वापस मैंने रिकंसिलिएशन नेट एसेट में आना है, और यहाँ आके मैंने देखना है कि सिस्टम जो है ना, अब मैंने कमाया तो इस साल 4,80,000, लेकिन मैंने जो अपना एसेट्स बना लिए हैं वो 26,85,600 के बना लिए हैं। तो अब सिस्टम बोलेगा कि मजीद बताएं कि ये 22,05,600 रुपये ये कहाँ से आया। इसका भी तो मुझे बताया ना, आपने सिर्फ इस साल 480 कमाया, तो उस 480 पे मतलब 26 से 85 में से जब मैं 480 माइनस करूंगा, बाकी 22,05,600 ये मजीद आपके पास कहाँ से आ गए, इतने एसेट कहाँ से बना लिए। तो इसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें वो जो मेरा प्लॉट है ना, वो मेरा 20 सालों से चला आ रहा है। मैंने इस साल नहीं लिया, मैंने 2008 में लिया था, 2005 में लिया था, 2018 में लिया था, मिसाल के तौर पर, मतलब 20 साल से पहले लिया था। तो उसको आप उठा के वो 2 मिलियन आप यहाँ पुट कर सकते हैं कि वो मेरा 20 साल से चला आ रहा है। फिर मजीद मेरे पास 5,60,000 है जो मेरा कैश इन हैंड है, तो वो भी मैंने इस साल नहीं कमाया, वो भी मेरा पिछले सालों से चला आ रहा है। तो आप अपनी कुछ अमाउंट ये भी कह सकते हैं कि ये अमाउंट भाई अगर वाकई जेन्युइनली ऐसे हो तो ठीक है। तो आप कहते हैं जी कि मेरा जो है ना, मैं कहता हूँ 23,50,000 जो है ना इसका इसकी सेविंग है, इसका वो बैंक अकाउंट, सॉरी इसका वो प्रॉपर्टी, और इसका कैश इन हैंड है, ये पिछले सालों से चला आ रहा था। तो अब मैं वापस आके देखूंगा, आप सिस्टम कह रहे देखें आपकी 1,44,400 भी अनरिकंसाइल्ड है, लेकिन ये नेगेटिव अनरिकंसाइल्ड है। इसका मतलब क्या है कि इतनी अमाउंट आपके पास है। देखें आप चीज को समझिएगा, 23,50,000 उसके पास एसेट थे पिछले साल, मतलब 22 से पहले, और इस साल उसके हो गए 26,85,600। अब इन दोनों का डिफरेंस लें तो 3,35,600 जो है ना, वो इसका इस साल एसेट इसने बढ़ा लिए। 23,85 से जब वो 26,85 भी हुए तो 3,35,000 उसने टोटल कमाया कितना, 4,80,000। अब 480 में से 3,35 के उसने अपने सासे बढ़ा लिए, और बाकी बच रही कितनी अमाउंट, 1,44,000। अब सिस्टम बता रहा है कि ये अमाउंट आपके पास अभी भी है, इसका बताएं आपने क्या किया। तो इसको आप आके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस में मुख्तलिफ ऑप्शन बनी हुई हैं। रेंट, अगर आपका घर रेंट का है तो आप अपने पूरे साल का रेंट यहाँ डाल सकते हैं। या फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, अगर आपके कुछ साल में टैक्स वगैरह पे किए हुए हैं आपने, वो यहाँ डाल सकते हैं। आपके पास कोई बाइक गाड़ी है तो उसकी आप जो है ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह यहाँ डाल सकते हैं। ट्रैवलिंग मतलब आपका फ्यूल वगैरह का खर्चा सारे साल का आप यहाँ डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आप यहाँ डाल सकते हैं। वाटर का खर्चा आप ये जो है ना, वो अगर आप मतलब वाटर मतलब इन केस जैसे कि होता है शहरों में वाटर का भी बिल आता है, वो गैस का खर्चा, गैस का बिल अगर आप सिलेंडर जलाते हैं वो भी, और अगर इनकेस आपको बिल आता है तो वो भी, और टेलीफोन मतलब इंटरनेट वगैरह, टेलीफोन वगैरह अगर लगा हुआ घर में उसका बिल आता है मंथली, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। एसेट्स इंश्योरेंस वगैरह की हुई तो उसका प्रीमियम वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेडिकल खर्चा आपका सालाना होता है वो यहाँ। एजुकेशन आप खुद पढ़ते हैं या बच्चे पढ़ते हैं आपके, तो वो खर्चा यहाँ डाल सकते हैं। फंक्शंस गैदरिंग क्लब है, इसको ये मतलब पता नहीं किस लिए है। उसके बाद ये फंक्शंस गैदरिंग्स आपकी हर साल हर बंदे की ज़िंदगी में होती हैं, शादियाँ और बाकी मामला, तो वो खर्चे आप यहाँ डाल सकते हैं साल के।
और डोनेशन, ज़कात, एन्युटी, प्रॉफिट ऑन डेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, ये देखिए यहाँ भी ऑप्शन दे दिए उसने, तो वो खर्चा यहाँ, और मेजर खर्चा आप यहाँ डाल दें अदर। मेजर मतलब घर के जितने भी अखराजात, खाने पीने के अखराजात जो होते हैं ना, वो मेजर, देखिए खाने पीने का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, तो वो खर्चा आप यहाँ पुट करेंगे। तो मैं इसकी छोटी-छोटी एग्जांपल आपको दे भी देता हूँ, जैसे कि मैं इसकी व्हीकल तो है नहीं, तो उसके बाद ट्रैवलिंग का ज़ाहिर बंदे की ज़िंदगी में होती है, तो मैं 6000 इसमें पुट कर देता हूँ। बिजली का है, तो ये एस्टिमेटेड से फिगर भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट फिगर आपने और पूरे साल का रिकॉर्ड रखना है, ये एस्टिमेटेड से फिगर भी हो जाए तब भी चल जाता है। तो बिजली का मैं कहता हूँ तकरीबन इतना खर्चा इसका हो गया। अब ज़ाहिर बंदे की इनकम के हिसाब से उसका बिजली का खर्चा होता है ना, आप बोलते हैं बिजली का तो आज बिल 4-5-6 हज़ार से कम आता ही नहीं है, लेकिन हर बंदे की इनकम के हिसाब से उसका जो है ना वो खर्चा है। अगर किसी को 20,000 जो उसकी सैलरी है, तो वो 20,000 के अंदर उसने पूरा महीना अपना चलाना है, और उसका बिल कभी भी 2,000-3,000 से ऊपर नहीं जाएगा। वो जैसे भी अपना मामला मैनेज करे, वो 2-3 हज़ार से अपना बिल ऊपर नहीं मंथली जाने देगा। तो बहरहाल वाटर का अगर आपका है खर्चा होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, गैस का अगर है तो वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ही इसके अंदर आ जाती है ऑप्शन ये मेडिकल की ऑप्शन में आप अच्छी खासी अमाउंट हर बंदे की लग जाती है, बच्चे हैं पढ़ते हैं तो वो भी खर्चा डाल सकते हैं, 10,000 यहाँ डाल देते हैं, और इसका जो है ना वो कोई 3,000 इसमें डाल देते हैं। ये करने के बाद आपने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है जी, वापस आपने रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में आना है, और यहाँ आने के बाद आपने देखना कि अभी भी कितनी अनकंसाइल्ड, वो कह रहा है कि कुछ खर्चे तो आपने डाल दिए, अभी भी 1,10,840 अमाउंट आपकी मुझे बताएं कि ये कहाँ गई। तो ये अमाउंट आपने उठा के जो ये वाला हेड है ना मेजर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपका खर्चे होते हैं, ये अमाउंट आपने यहाँ डाल देनी है। तो इसको भी डालने के बाद आप ये कैलकुलेट का बटन आपने लाजमी दबाना है, और जब आप दबाएंगे तो ये उसके बाद देखेंगे टोटल जो अमाउंट 1,44,600 थी, वो सारी की सारी जो है ना वो ऐसा इसके एक्सपेंसेस के अंदर आ गई है। और उसके बाद ही वापस आप इसमें आके देखेंगे, ये देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो गई है। तो ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट बेसिकली क्या है कि रिकंसाइल कहते हैं चीज़ों को आपस में मैच करना, बराबर करना। जैसे कि समझ लें कि तराजू है, और तराजू में दोनों चीज़ें बराबर रखेंगे, दोनों तरफ, तो ही तराजू जो है ना वो बराबर होगा। अगर किसी एक साइड पे भी वजन ज़्यादा है तो वो तराजू बराबर आपका नहीं होगा। तो अनरिकंसाइल्ड का मतलब है कि इतनी अमाउंट जो है जो कि बराबर नहीं हो रही, जो कि मैच नहीं हो रही, जिसका आप हिसाब नहीं दे पा रहे अभी। तो अब इसमें क्या था, इस चीज़ को जरा समझिएगा कि इस बंदे के 23,50,000 से एसेट पिछले सालों से चले आ रहे हैं, और उसके बाद मजीद इसने जो है ना वो 3,35,000 के मजीद एसेट इस साल बढ़ा लिए, जबकि इसने कमाया कितना था, सिर्फ 480 में से 335 इसने मजीद बढ़ा लिए, तो बाकी बची अमाउंट 1,44,600, और वो इसने अब दिखा दिया कि ये मेरे खर्चे वगैरह कहाँ हुए, वो भी इसने बता दिया। ये तमाम करने के बाद आपने डायरेक्ट आगे इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ये मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि ये मैं सारा आपको डमी बना के दिखा रहा था। तो यहाँ आप इसके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो आज की डेट में फायदा होने के लिए ये जो आज की डेट है, मैं हमेशा ही बड़ा जोर देता हूँ तो इस बात के ऊपर, आज की डेट। तो आज की डेट का मतलब है कि किसी भी डेट के ऊपर कहीं कभी कभी साल में ऐसी डेट्स आती हैं जब 1 साल की रिटर्न लाजमी होती है, और कभी कभी ऐसी डेट आती है जब 2 सालों की रिटर्न लाजमी होती हैं। आज की डेट में लाजमी सिर्फ 22 की है कि 22 की करवा दे तो आप फायदा हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये 30 जून के बाद कह रहा है, 30 जून क्लोज हो गया है, तो जो टैक्स ईयर होता है ना हमेशा, वो जनवरी से दिसंबर नहीं होता, वो जुलाई से जून तक होता है। तो जिसको मैं टैक्स ईयर 2022 बोल रहा हूँ, उसका मतलब है 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 तक का जो डाटा था ना, वो मैंने इसके अंदर पुट किया है, 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 तक का। तो अब जो 23 वाला टैक्स ईयर है वो भी क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब मैंने 23 की रिटर्न भी, हालांकि उसका स्टेटस एक्टिव होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वो रिटर्न भी ड्यू हो गई है, तो लिहाजा लगे आज जब आप काम कर ही रहे हैं तो अपनी 22 की रिटर्न भी जमा करवा लें और 23 की भी करवा लें। तो फायदा होने के लिए आज की डेट में आपने 22 की रिटर्न भी जमा करवानी है और 23 की भी करवानी है। तो मैंने 22 की रिटर्न आपको रेडी करके दिखा दिया। अब जस्ट ये सबमिट का बटन, ये लोग नहीं कहीं काम करते, बस रिटर्न रेडी करते हैं, सेव करते हैं, सिस्टम क्लोज करके चालान जमा करवा देते हैं, वो कहते हैं सर स्टेटस एक्टिव नहीं हो रहा। भाई ये सबमिट का बटन भी कुछ चीज़ है। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि भाई ये ऐसी मिसाल है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और पेपर लिख के घर ले आते हैं, उसको आप वो एग्जामिनर को हैंड ओवर ही नहीं करते, या आप किसी को बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हैं मोबाइल के अंदर और सेंड का बटन नहीं दबाते, तो मुझे बताएं कभी मैसेज उसको जाएगा? आपने जो पेपर इतना मेहनत करके लिखी, जब आप वो देंगे नहीं, उसका रिजल्ट कभी आएगा? कभी भी नहीं आएगा, आपका फेल ही आएगा, या वहाँ आपका आएगा कि गैर हाजिरी, एब्सेंट था ये बंदा, ठीक है। तो लिहाजा ये सबमिट का बटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने दबाना है, तभी रिटर्न आपकी एफपीआर को आगे जमा होगी। अभी तक ये समझ लें कि ड्राफ्ट ही रेडी हुआ है, ठीक है। और ये आपने इसको सेव कर लेना, और सेव करने के बाद आप इसको यहाँ सबमिट दबा देंगे। 22 की रिटर्न भी करनी है और ऐसी ही फिर आपने अगले 23 की भी करनी है। आज की डेट में आने वाले कुछ टाइम के बाद फिर मजीद सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर हो सकता है खाली 22 की निकल जाए, सिर्फ 23 की जरूरी रह जाए, ठीक है। फिर आने वाले साल में 7-24 भी ऐड हो जाए। तो इस तरह से मामला भी चलते रहते हैं। अब उसके बाद आपने डायरेक्ट ये इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना, e.fpr वाली वेबसाइट के ऊपर। इसको मैं दोबारा से खोलता हूँ।
तो e.fbr वेबसाइट के ऊपर आप आए, यहाँ आपने आना है, ये ई पेमेंट्स में आके आपने इनकम टैक्स के ऊपर आना है। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये काम सारे का सारा जो है ना वो कंप्यूटर से होगा, ये उस मोबाइल से नहीं होता है। ये मोबाइल फ्रेंडली जो है ना वेबसाइट नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है उसमें मामला करना। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप लाजमी आपके पास होना चाहिए। CNC सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ CNC नंबर पुट करना है, और CNC नंबर पुट करने के बाद सिस्टम ने उसका नाम उठा लिया, और उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर कौन सा आज की डेट में जी 2022। जो चलान है रिटर्न है आपने 2 फाइल करनी है, 22 और 23 की, लेकिन चलान सिर्फ 22 का जमा करवाना है। चलान की लॉजिक क्या है कि आपने जो 22 की रिटर्न है उसकी डेट गुजर गई है, अब वो लेट जमा करवा रहे हैं। अब फिर कुछ लोग सर मैं रजिस्टर तो आज हो रहा हूँ, तो अब जो है ना वो मैं पिछली 2 रिटर्न क्यों जमा करवाऊँ? भाई ये FBR का रूल है, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पिछली 2 रिटर्न क्यों जमा करवाऊँ। बस करवाना फायदा होना है, 2 रिटर्न ने पिछली 22 और 23 की आज की डेट में करवानी है, और चलान सिर्फ 22 का जमा करवाना है, क्योंकि 23 की रिटर्न की अभी डेट है, और चलान की लॉजिक ये है कि आपकी 22 की रिटर्न लेट हुई है, तो अब आप उसको लेट जमा करवाने तो 1000 रुपये का जुर्माना अदा करें। तो ये बेसिकली जुर्माना होता है स्टेटस एक्टिव करने के लिए। तो 22 की रिटर्न मतलब ये 22 का मतलब ये सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर आपने ये अपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये मिसलिनियस MISC डॉट मिसलिनियस। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है जी सरचार्ज फॉर ATL। यहाँ ऑप्शन होगी सरचार्ज फॉर ATL। ये देखिए, ये अक्सर लोग चलान भी गलत क्रिएट कर लेते हैं और बाद में उनका स्टेटस एक्टिव नहीं हो रहा, तो फिर खुद भी परेशान हो रहे हैं, और मुझे भी कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये करने के बाद जी ये जब आपका देखें वो क्या कह रहा है, ये कुछ एरर देता है, यहाँ भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि सर वो ये कह रहा है कि सिर्फ 22 या ये वो एरर दे रहा है। ये एरर नहीं है, बेसिकली आपको बता रहा है कि ये जो पेमेंट सेक्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसका चलान क्रिएट ही 2022 का होगा, किसी और ईयर का आप क्रिएट करेंगे भी तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दे रहा है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। करने के बाद आपने डायरेक्ट आ जाना जी, यहाँ आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपने वो जो अमाउंट है अपनी 1000 वो यहाँ पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपने किसी जगह क्लिक करना है। तो ये वो इसने इसको यहाँ भी लिख लिया है, फिर आपने इसको जो है ना यहाँ भी 1000 अपना लिखना है, और लिखने के बाद इस जगह आपने अपना ईमेल नंबर डालना है, जो भी आपको ईमेल आपके पास है। वो करने के बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, आप सिस्टम कह रहा है कि तमाम चीजें अपना डाटा रीड कर लेंगे, ओके है सब कुछ, तो मैं कहता हूँ मैंने रीड कर लिया है। तो उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है ना, तो कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये PSID जनरेट हो गया। अब आप चाहें तो इसी PSID को यूज करते हुए पेमेंट कर लें, या चाहे तो आप इसे एक प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट का मतलब है या इसको अगर प्रिंटर अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ, आप इसका एक प्रिंट ले लें, या फिर आप इसको डायरेक्ट जो है ना सेव एज PDF भी कर सकते हैं। तो मैंने ये अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव एज PDF के ऊपर लगाया हुआ है, तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक PDF भी सेव हो जाएगी। तो अब वो चलान है, ये मैं अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये चलान मेरे पास ओपन हो गया। तो ये चलान देखें जी, इसके ऊपर ये 2022 पीरियड नजर आ रही है, PSID नंबर है, मिसलिनियस सरचार्ज फॉर ATL, बंदे का नाम, CNC नंबर, तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो PSID नंबर है इसकी आप इजीली जैज़ कैश या इजी पैसा की ऐप में जाके वहाँ आप जो है ना गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाते हैं, FBR में जाते हैं, FBR अदर की ऑप्शन होती है, उसमें PSID नंबर पुट करते हैं, और उसके बाद आपको जो है ना सिस्टम आपकी अमाउंट भी उठा लेता है, आपका नाम भी उठा लेता है। सिंपल आपने ओके करना, आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे आप ये पेमेंट करेंगे 1 से 2 घंटों के अंदर आपका स्टेटस जो है ना एक्टिव हो जाएगा। अक्सर लोगों का स्टेटस एक्टिव नहीं हो रहा होता, उसकी वजह होती है या तो उन्होंने अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई होती 22 की, और या फिर उन्होंने जो है ना वो रिटर्न मतलब खोली होती है, लेकिन वही बात की सबमिट नहीं की होती। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि रिटर्न, वो सारा मेरी जितनी भी सारी बात मैंने की सारी बात को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट आके चलान पे कर देते हैं, और कई लोगों ने चलान गलत पे किया होता है। तो कई मल्टीपल रीजन होती है लोगों का स्टेटस ना एक्टिव होने की। तो कभी कभी ये भी होता है कि वेबसाइट डाउन होती है, और वेबसाइट स्टेटस एक्टिव करने में थोड़ा टाइम ले लेती होती है, तो वो मसला भी होता है। लेकिन वो मसला बहुत समझ महीने में 1 आध बार आता है। मोस्टली लोगों ने खुद अपने एंड पे कोई ना कोई गलती की होती है, उनका स्टेटस एक्टिव नहीं हो रहा होता। तो ये आपने चलान पे करने के बाद घंटा तो वेट करना, आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद हर साल आपने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी करनी है। टैक्स रिटर्न अब किसको कहते हैं? उस फॉर्म को जो मैंने यहाँ आपके सामने ये रेडी किया था, ये वाला, ये बेसिकली जो फॉर्म है इसको टैक्स रिटर्न कहते हैं। तो उसके बाद आपने अब एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर आना, जहाँ आपने अपना स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ जो है ना वो आपने, ये वेबसाइट का नाम है एनटीएन वेरिफिकेशन ऑनलाइन। इसके ऊपर आपने क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन देगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम EFBR। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब अक्सर लोग पूछते हैं सर हमारा इंडियन नंबर क्या है, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये आपने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आना है, यहाँ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और पैरामीटर टाइप में से आपने सेलेक्ट करना है CNC के। मेरे पास CNC नंबर है, और वो आपने यहाँ डालना है, और यहाँ में CNC नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल के फिर आपने डेट सेलेक्ट करनी है आज की, और सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा कोड आपने डालना है।
ये हर दफ़ा डिफरेंट आता है ये कैप्चा कोड। डालने के बाद आपने ये वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो सिस्टम आपके सामने आपका फाइलिंग स्टेटस बता देगा कि एक्टिव है इनएक्टिव है। तो ये स्टेटस जो है ना देखें इनएक्टिव शो हो रहा है। अक्सर लोग ये एक्टिव वाला बटन लेते कहते हैं सर मेरा स्टेटस एक्टिव है, हालांकि ये इनएक्टिव का मतलब है कि स्टेटस एक्टिव नहीं है। तो वो कह रहा है आपको कि देखें आप जो रिटर्न आपकी अगर 22 की पेंडिंग है तो 22 रिटर्न फाइल करें और 7,000 रुपये का चलान भी जमा करवाएं, जो कि इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपये है, एओपी मतलब एसोसिएशन पर्सन के लिए 10,000 है और कंपनी के लिए 20,000 है। तो आपने इंडिविजुअल की बात करनी है तो इंडिविजुअल का चलान 1000 रुपये जो अभी मैंने क्रिएट किया, जो कि अभी इसका पे करना है। तो वो जैसे ये पे कर देगा रिटर्न इसकी मैं जमा करवा दूंगा, तो उसके 1 घंटे के बाद इसका स्टेटस जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ मैं दोबारा चेक करूंगा तो ये स्टेटस एक्टिव हो चुका होगा। यहाँ सिर्फ ये एक्टिव लिखा नजर आएगा, जस्ट ये इन भी रिमूव हो जाएगा और बाकी ये सारा जो लिखा हुआ है सारा रिमूव हो जाएगा, सिर्फ एक्टिव लिखा हुआ यहाँ नजर आएगा। और अब अगर एनटीए नंबर क्या होता है, एनटीए नंबर ये देखिए टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी के ऊपर आपने आना है, पैरामीटर टाइप में से सीएनए सिलेक्ट करना है, यहाँ अपना सीएनए नंबर डालना है और वो जो आपके पास ये कैप्चा कोड आ रहा है ये आपने डालना है। ये डालने के बाद ये आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपका रेफरेंस नंबर शो हो रहा है ना, ये रेफरेंस नंबर ये बंदे का एनटीए नंबर होता है। ठीक है जी, तो ये सारा है जी फायदा होने का तरीका। उम्मीद है वीडियो को आपको समझ आ गई होगी। मजीद इस हवाले से आपका कोई सवाल हो, आपको कोई परेशानी हो, मेरा नंबर मैं अभी स्क्रीन के ऊपर वीडियो के दरमियान भी शेयर कर दूंगा और यहाँ अभी भी आपको मेरा नंबर नजर आ रहा होगा। तो आप मेरे नंबर के ऊपर मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा सारी मेरी वीडियो देख रहा है किसी मोबाइल फ़ोन से, किसी इंटरनेट से देख रहा है, तो ये नहीं हो सकता उसके पास व्हाट्सएप ना हो। तो व्हाट्सएप तो हर बंदे के पास होता है, तो मोबाइल फ़ोन पे कॉल जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है। तो ज़्यादा कोशिश करें कि व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे सवाल करके पूछ ले, कोई किसी किस्म का आपका सवाल हो। और इवन कि मैं ये काम करता भी हूँ, मैं एक टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ, अगर किसी को इस काम के हवाले से सर्विसेज भी चाहिए तो मैं इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि साल में 3 टेन्योर होते हैं बंदे को फाइल करने के हवाले से। एक टेन्योर होता है जिसमें आपको अगर आप फाइलर होते हैं जुलाई के बाद और सितंबर से पहले, तो आपको जो है ना एक पिछले साल की रिटर्न जमा करवानी होती है और एक उस साल की रिटर्न जमा करवानी होती है। और अगर आप फाइलर होते हैं सितंबर के बाद और फरवरी से पहले, तो फिर आपको जो है ना तब भी एक उस साल की और एक उससे पिछले साल की रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन अगर आप फाइलर होते हैं इसके फरवरी के बाद और जून से पहले, तो फिर आपको सिर्फ 1 साल की रिटर्न जमा करवानी है और एक ही चलान जमा करवाना, तो आप फाइलर हो जाएंगे। अब जैसे कि आज ये चल रहा है मार्च 2024 चल रहा है, तो अगर मार्च 2024 में आपने फाइलर होना है तो आपने जस्ट 2023 वाले साल की रिटर्न जमा करानी है और 2023 का ही चलान जमा करवाना है, आप फाइलर हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। फिर भी आपको किसी वजह से कोई मसला आए, मेरा नंबर व्हाट्सएप मैंने दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप के नंबर पर मुझसे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वीडियो भी आज देख रहे हो, आज से 1 साल के बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, तो उस वक्त हर साल ये चीज़ अपडेट हो जाती है कि किस पीरियड में कौन सी रिटर्न जमा करवाना लाजमी है। अलबत्ता प्रोसीजर मैंने सारा वीडियो में समझा दिया है। बाकी कोई किसी वाले से कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझसे रब्ता करके इस वाले से अपनी कन्फ्यूजन दूर करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में लाजमी कहा करें। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।